तो आज का हमारा जो ये सेशन है, दिस विल बी फोकस्ड अपॉन द आंसर राइटिंग पार्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल। इसमें हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ले रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के। दे आर टेलर, फ्यूल, गलिक, अर्विक, फोले, वेबर एंड एल्टन मेयो। इन सबको आप क्लासिकल थ्योरिस्ट के रेल में रख सकते हो। साथ में एक एल्टन मेयो जो है वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरिस्ट के अप्रोच में आता है। तो ये दो स्पेसिफिक डोमेन्स हमारी इस लेक्चर में कवर होंगी। इसके लिए मैंने आपके लिए एक हैंडआउट भी अरेंज किया है, दैट इज इन माय पुअर हैंड राइटिंग बैक इन द डे। ओके, सो आई हैव शेयर्ड दैट हैंडआउट विद यू एंड दिस इज इट। क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में बेसिकली ये पॉइंट्स इकट्ठे किए गए कि कभी भी सपोज आपको टेलर और फ्यूल की कंपैरिजन आ जाए तो आपको कैसे वर्कआउट करना है, लाइक दिस। ठीक है, सो लेट मी ओपन दिस पर्टिकुलर हैंडआउट इन यूजफुल ब्राउजर, दैट इज एक्सप्लोरर। वहां पे हम जाके इसके ऊपर लिख भी सकते हैं कुछ ना कुछ। होल्ड ऑन। विजिबल? हेलो हेलो। Yes, sir. ओके, सो टेलर वर्सेस फ्यूल, कभी भी कोई क्वेश्चन में इनका कंपैरिजन आ जाए तो कैसे बात करनी होती है। तो इनको हमेशा कंपैरेटिव क्वेश्चंस को ना ट्राई एंड डील विद द टेबल फॉर्मेट। कभी भी कोई कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, तो उसमें टेलर एक तरफ लिख लो, फ्यूल एक तरफ लिख लो, और बेसिक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप दे सकते हो। टेलर का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? ऑन दी ऑपरेटिव एंड शॉप फ्लोर लेवल, जहां पे एक्चुअल में काम होता है। He analyze the workers activities. On the other hand, फ्यूल का फोकस कहाँ पे है? मैनेजरियल एक्टिविटीज, टॉप लेवल के ऊपर। देन टेलर का जो वर्कआउट है, ही वर्क फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल, दैट इज द बॉटम अप थ्योरी। तो उसकी जो थ्योरी भी है इस वजह से बॉटम अप थ्योरी है, वो वर्कर के ऊपर फोकस्ड है, फिर फंक्शनल फोरमैनशिप के ऊपर फोकस्ड है, फिर ऊपर की बात करता है, मैनेजरियल की बात करता है, मेंटल रेवोल्यूशन की बात करता है, ब्रिंगिंग दी वर्कर एंड दी मैनेजर्स टुगेदर की बात करता है। ठीक है, लेकिन फ्यूल की फ्यूल थ्योरी जो है वो लार्जली टॉप डाउन है। वो ये देखता है कि काम कैसे करवाया जाए, वो ये नहीं देखता काम कैसे किया जाए। ठीक है, हाउ टू गेट थिंग्स डन, ये उसका फोकस है। ओके, हाउ टू गेट थिंग्स डन, दिस इज द कोर फोकस। देन मेन कंसर्न टेलर का क्या है, क्यों थ्योरी लिख रहा है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के पीछे? दैट इज टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर एंड एलिमिनेट वेस्टेज। अगर आप उसका ऐसे पढ़ो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम का ऐसे है, तो वो अपने टाइम के सिचुएशन के बारे में बात करता है कि भाई बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेबर टर्नओवर, लेबर इनएफिशिएंसी, और इस वजह से देश में कुछ सुधार लाने की जरूरत है। यूएसए एट दैट पर्टिकुलर टाइम 1908 it was not very good as far as industries are concerned. Britain was leading. So in that stage, Taylor has come out with this theory. Okay. Now, Fayol, on the other hand, wants to develop a universal or generalistic theory of management or administration, जो हर जगह लागू की जा सके, और इसी वजह से उसकी अप्रोच जो है वो ज्यादातर प्रिंसिपल्स देने के लिए। तो टेलर का एम्फेसिस क्या है? एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर एंड मैनेजर्स इन द एक्चुअल प्रोडक्शन। फ्यूल का एम्फेसिस क्या है? ऑन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज अ होल एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड देयरइन। वो कुछ एक विजन देना है बेसिकली मैनेजमेंट, और उनका काम क्या है वो क्लियर करना है। देन व्हाट इज द फोकस ऑफ टेलर? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन। बेसिकली वो काम को सबसे ज्यादा पढ़ता है। टेलर कभी कभी जब हम पढ़ते हैं ना तो ऐसे लगता है कि उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सा था, बहुत ज्यादा हर चीज के बारीकी में जाके उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। नहीं, वन बेस्ट वे, दैट इज वन ऑफ द मोटोस ऑफ टेलर। हालांकि फ्यूल में ऐसा कोई इशू नहीं है। ही इज ट्राइंग टू इंप्रूव द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, मैक्रो परस्पेक्टिव पे ज्यादा बात करता है। ठीक है, सो इज मोर माइक्रो एंड दिस फेलो इज मोर मैक्रो इन परस्पेक्टिव। देन his ideas, Taylor's ideas, are based on scientific experimentation, observation, and measurement. On the other hand, in case of fuel, they are based upon personal experience rather than any kind of scientific observation. उसको जो लगा बस उसके हिसाब से, पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ठीक है। ओके, हालांकि इवन एट द टाइम ऑफ टेलर अगर हम कहें तो इसकी जो ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट है, ये बहुत ज्यादा वाइड डेटा नहीं कलेक्ट करती। ये भी 2-4
बेसिक से अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में जो इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर बात कर रही है, लेकिन फिर भी उनके अंदर उनका वर्कआउट बहुत हैवी है, ठीक है। देन टेलर स्ट्रेस्ड ऑन द टेक्निकल साइड ऑफ वर्क व्हाइल फ्यूल स्ट्रेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द वर्क. This is a micro theory, while this is a macro theory. Taylor has given a relatively rigid approach. जो इसने कह दिया बस वही है. जैसे फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 फोरमैन बता दिए तो 8 ही है. उसमें ऐसा नहीं कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ठीक कर लो. पता चला ऑर्गेनाइजेशन में बंदे ही 8 हैं, फिर तो फोरमैन ही बनेंगे, सब काम कौन करेगा, ठीक है. सो वो नहीं सोचा उसने, तो रिजिड सी अप्रोच दे दी. लेकिन फ्योल कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल है. हर प्रिंसिपल के लिए उसने कुछ ना कुछ एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है. जैसे सपोज वो स्केलर चेन की बात करता है कम्युनिकेशन के टर्म्स में, लेकिन साथ ही साथ गैंग प्लैंक भी बता रहा है. सेंट्रलाइजेशन की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द एम्प्लॉय भी कह देता है, ठीक है. और ये भी कह दिया उसने कि ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो अपने आप में हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही होंगे, और भी प्रिंसिपल्स पॉसिबल हैं, ये भी उसने कहा. तो इस वजह से फ्योल की जो थ्योरी है, जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, टेलर ज्यादा रिजिड है. Now, Taylor was a scientist, while Fioul was always an administrator and a practitioner. He was an engineer by profession. Then he advocated functional foremanship and rejected unity of command. मतलब एक बंदे को एक से ज्यादा लोग कमांड दे सकते हैं टेलर के हिसाब से, लेकिन ऑन द अदर हैंड फ्योल क्या बोलता है, यूनिटी ऑफ कमांड. एक से ज्यादा लोग अगर एक बंदे को कमांड देंगे तो वो कंफ्यूज हो सकता है, एक दूसरे से लड़ा सकता है, ऐसे काम ज्यादा करेगा. टेलर प्रोवाइडेड द साइंस ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. उसका सारी की सारी बेसिक एस्पेक्ट क्या है कि चीजों को फैक्चुअल लेवल पे वर्कआउट किया जाए. लेकिन फ्योल प्रोवाइडेड द सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, कैसे करना चाहिए उसके बारे में बात किया, लेकिन साइंस नहीं है, आर्ट ज्यादा है. सो वी कैन से फ्योल प्रोवाइडेड द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट rather than science. Yeah. Then Taylor's theory is more relevant for production kind of activities. जहां पे let's say मुझे जूते, चप्पल, घड़ियां, कारें, टीवी ऐसा कुछ बनाना है, वहां टेलर ठीक है. लेकिन फ्योल की थ्योरी का जो एरिया है वो ज्यादा वाइड है एप्लीकेशन के टाइम्स में. लेट्स से मैं पंचायती राज में भी फ्योल लगा सकता हूँ प्रिंसिपल्स, या पार्लियामेंट्री गवर्नेंस में भी लगा सकता हूँ, सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर नहीं, ठीक है. सो हाउएवर टेलर एंड फ्योल आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉम्पिटिटिव. आमतौर पे बच्चे जो हैं वो जब इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वो एक ही पहलू पे फोकस करते हैं, दैट इज बेसिकली देयर कॉन्ट्रडिक्शन. यू शुड ऑल्सो से दैट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड म्यूचुअली सपोर्टिव ऑफ ईच अदर. वो किस तरह से, वो उनकी सिमिलैरिटीज से पता चलता है. तो rather they are complementary and mutually supportive, as admitted by Fioul himself in his 1926 speech, 25 speech at the Second International Congress. अपनी स्पीच में फ्योल ने इस चीज को एडमिट किया कि कंटेम्परेनियस राइटर हैं दोनों, क्या सिमिलैरिटीज हैं. बोथ रियलाइज दैट एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ पर्सनल इज द की टू इंडस्ट्रियल सक्सेस और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस. जब तक हम पर्सनल मैनेजमेंट को ठीक से नहीं एड्रेस करते, लोगों को ठीक से मैनेज नहीं करते, तब तक ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस आना भी मुश्किल है. ये दोनों ने रियलाइज किया. दूसरा, बोथ अप्लाइड साइंटिफिक मेथड्स टू प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट. पहले थंब रूल चलता था, तो उसकी बजाय कुछ ना कुछ यूनिवर्सल अप्रोच, कुछ ना कुछ साइंटिफिक अप्रोच लाने की कोशिश की थी. बोथ अटेम्प्टेड टू पुट मैनेजमेंट ऑन रैशनल एंड सिस्टमैटिक बेसिस. पहले मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, आउट ऑफ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ इंट्यूशन, आउट ऑफ जजमेंट, बट देयर आर ऑलवेज लिमिटेड एक्सपीरियंस, gut feeling kind of an intuition, and sometimes limited experience also, limited judgment. So इस वजह से वो कहते हैं कि भाई रैशनल और सिस्टमैटिकली डिसीजंस लो, बजाय इसके कि थंब रूल जैसा कुछ काम करो. Ideas of both based on practical training and experience. They emphasized on mutual cooperation between the management and the worker. That is the mental revolution in case of Taylor, and subordination of individual interest to general interest in case of Fioul. उन्होंने ये बात कही, ठीक है. That is basically between the employers and the employee. Both of them believed that managerial qualities can be acquired through training. तो इन्होंने ये नहीं कहा कि managers are born managers, they cannot be trained. They said that they can be trained, they can excel in this aspect. Okay. Both realized the universality of management. वो कहते हैं मैनेजमेंट हर जगह चाहिए,
चाहे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से इनका कंपैरिजन करते हैं, टेलर और फ्योल दोनों का, ठीक है। टेलर के प्रिंसिपल्स 4 आपको याद ही हैं, वो जस्ट फॉर योर रेफरेंस से यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, नाउ हेनरी फ्योल, इनका क्रिटिसिज्म क्या है, मतलब इनका जो फ्यूचर थ्योरिस्ट हैं या जो मॉडर्न थ्योरिस्ट हैं अभी वाले, ये किस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं या कर सकते हैं। तो पीटर ड्रकर, ही इज दी one of the modern administrative theorists and management guru also. So he says he's the major critic of Fiolism or Fiole's theory. He observes that some of the worst mistakes of organization building have been committed by imposing a mechanistic model of an ideal or universal organization on a living business. कहता जब तुम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स दे देते हो या आइडियलिस्टिक सेटअप दे देते हो ऑन अ लिविंग बिजनेस और ऑन अ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, तो कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होते। You cannot fit a life in a square because a life is not like this. It is living, it is developing. It may not have the same dimensions as the square that you have created. है ना, कभी कभी बोलते हैं it is squaring the circle. So you cannot square the circle. ठीक है, although functionalism is empirically expedient, हमें चीजें काम करती चाहिए, we want them to be functional, it is found to be deficient in design and logic. ये जो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे फंक्शनलिज्म क्रिएट करने की कोशिश की गई है या माइक्रो एनालिसिस के बेसिस पे फंक्शनलिज्म क्रिएट करने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं जब इसको अप्लाई किया जाता है रियलिटी में तो डिजाइन और लॉजिक में फेल करता है। बिसाइड्स द एम्पिरिकल बेस यूज्ड बाय फ्योल फॉर जनरेटिंग अ फुल फ्लेज थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज टू नैरो। फ्योल का जो खुद का एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस पे उसने प्रिंसिपल ड्राइव किए, वो बहुत छोटा है, नैरो है। Peter Drucker therefore argues that anything more complex, more dynamic, or more entrepreneurial than a typical mining firm of Fiole's time, basically Fiole was the manager at a mining firm, demands performance capacities which the financial principles do not, or functional principles do not possess. तो कहता है कि कुछ भी अगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होगी, चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी, ज्यादा ऑन्टरप्रेन्योरियल होगी, रिस्क टेकिंग होगी, as compared to the simple mining firm in which Fiole had experience in, तो वहां पे ये जो 14 principles हैं ये काम नहीं करेंगे। Thus it is imperative that functionalism should be used only as one of the several principles and never as the principle. मतलब सिर्फ ये 14 principles के basis पे काम नहीं चलने वाला। In the design of organization that are large in size, complex and innovative in goal orientation. However, it can work for small manufacturing organizations. छोटी छोटी organizations में ये चल सकता है। अब फ्यूल का ओवरऑल असेसमेंट क्या है, तो फ्यूल का सबसे पहले असेसमेंट देखना है इन टर्म्स ऑफ हिज रोल इन क्लासिकल थ्योरी। So devoid of Max Weber's sweep for social science generalization and Frederick Winslow Taylor's passion for empiricism, Henry Fioll tries to generate a theory of management that has rudiments of both. कहने का मतलब फ्यूल में दोनों तरह की क्वालिटीज हैं और पक्के तौर पे 100% नहीं है लेकिन है टू सम एक्सटेंट। मैक्स वेबर की क्वालिटी है सोशल लेवल पे किसी चीज को जनरलाइज करके अप्लाई करने की, और टेलर की क्वालिटी भी है टू एन लेवल फैक्चुअल डेटा प्रोवाइड करने की, अपने प्रिंसिपल्स को बैकअप करने के लिए। दोनों के थोड़े थोड़े एस्पेक्ट्स हैं। His predilections for a macro level theory building has a Weberian flavor. जब ये सोशल स्पेस में लार्जर लेवल पे कुछ थ्योरी बनाना चाहता है तो थोड़ा वेबर की तरफ झुकाव इसका हो जाता है। Fioll has the unique distinction of attempting to build a universal science of management. तो Fioll किस वजह से पहचाने जाते हैं, एक यूनिवर्सल साइंस ऑफ मैनेजमेंट बनाने के लिए पहचाने जाते हैं। He shares Taylor's pragmatic approach in suggesting that the success of an enterprise depends upon the presentations and applications of simple methods in a logical and a coherent manner. थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच भी फ्यूल देता है इन सेइंग दैट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर बढ़िया से सक्सीड करना है, फिर उसको कोई भी काम हो एंटरप्राइज के अंदर उसको लॉजिकल कोहेरेंट मैनर में वर्कआउट करना चाहिए, ना कि फैंटेसी लैंड, रूल ऑफ थंब, इनोवेशन की बजाय इंट्यूशन, इस तरह से नहीं। बर्क इज वन ऑफ द थ्योरिस्ट, पीटर ड्रकर जैसे ही,
So he says, Fioll emphasized that management can and should be taught. This is another way of addressing what Fioll has done. ये सिखाया जा सकता है कि मैनेजमेंट कैसे करें. To Fioll, the enterprise justifies its existence only by meeting the primary goals of providing goods and services to consumers. Okay? ये जो मैंने कुछ स्टेटमेंट्स इकट्ठी की है ना, ये आंसर राइटिंग के लिए आपकी फंक्शनल स्टेटमेंट्स हैं. फ्योल के ऊपर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकता है. ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये वहां पे आप जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह से यूटिलाइज हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे क्वेश्चंस इसी दायरे में. दिस इज द ऑब्जर्वेशन फॉर द यूपीएससी क्वेश्चंस दैट हैव कम ऑन क्लासिकल थ्योरीज फॉर द लास्ट 20 years. तो इसी दायरे में इन्हीं स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आप उनके आंसर कर पाएंगे. ठीक है. Albers, another person, he says, critics of Fioll seem to overstress the point that Fioll was oblivious of the human factor in his writings. Rather, he is credited to have followed human relations approach in his dealing with the employees of French mining firm, where he was the chief executive. Fioll himself said that every administrative rule or device which strengthens the human part of the organization or facilitates its working takes its place among the principles so long as the experience proves it to be worthy of this important position. कहता अगर कुछ भी ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रोवाइज करे, बेटर करे, तो वो भी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट एंड पार्सल बन सकता है. तो एक तरह से ह्यूमन एस्पेक्ट उसकी पर्टिकुलर थ्योरी में से मिसिंग नहीं है. कई बार क्लासिकल थ्योरिस्ट को इस वजह से नेगेट किया जाता है कि भाई इन्होंने ह्यूमन एस्पेक्ट को ओवरलुक कर दिया. टेलर ने भी नहीं किया और फ्योल ने भी नहीं किया. Taylor, when he talks about mental revolution, he is talking about the interest of the human being, that is the worker in the organization. Fioll, when he talks about the human aspect and says that जो भी उसको improve करने के लिए अच्छा हो, उसको principles में part दिया जा सकता है, तो वो भी human aspect को better कर रहा है. तो classical theorists focus 90% let's say या 80% industry efficiency, performance, management इस पे कर रहे हैं, लेकिन human aspect totally ignored है, ऐसा कहना गलत होगा. Okay. Then Fioll's ideas concerning human relations have a broader conception than Taylor's. As Bertram Gross points out, to Fioll, personnel is the essence of the organization. कहने का मतलब लोग organization की essence है. जब तक वो ठीक से मैनेज नहीं है, आप कुछ भी ठीक से मैनेज नहीं कर पाओगे. ठीक है. So this is the Taylor versus Fioll aspect. यहां तक समझ आया? Any doubts? No sir, अब समझ आया comparison. ठीक है. So ये जो नोट्स हैं दे विल बी वेरी यूजफुल टू यू. इसमें अब आगे बढ़ने से पहले ये नोट्स आई वुड वांट कि आप एक बार पढ़ो, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे वन ऑन वन. कल एक क्लास इसके ऊपर फिर रखेंगे. ठीक है. आज मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा इसको सेशन को, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ ये वाले. कुछ ने ये सेशन पूरा किया है, कुछ ने नहीं किया है. सो अब ये क्लासिकल थ्योरी का सिग्निफिकेंस जैसे, तो ये सारे नोट्स जो मैंने 16 पेज दिए आपको, इन सबको पढ़ो. फिर इनके ऊपर जो डिस्कशन करेंगे हम, वो ज्यादा क्वालिटेटिव डिस्कशन हो पाएगी अगर आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो. जस्ट गिव इट वन रीडिंग, डोंट वरी, आई विल मेक सेंस ऑफ ऑल दिस फॉर यू. ओके रितिका, एग्रीड? Yes, sir. चलिए ठीक है. So start reading then and we'll meet once again tomorrow for the same thing. Thank you.